राइट लिसन। तो आज जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही प्यारा सा, सुंदर सा और एक बहुत मैं बोलूँगा इम्पोर्टेंट चैप्टर हमारे सिलेबस का, जिसका नाम बोलो जोर से। एक्साइटेड? ठीक है, एक नया चैप्टर है, नई शुरुआत है और एक नया कॉन्सेप्ट। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर देखना, ध्यान से सुना, बहुत बढ़िया चैप्टर है। अभी अपन ने लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल सॉल्व किया, बराबर। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हमने चैप्टर सीखा बढ़िया तरीके से। लीनियर इक्वेशन भी इक्वेशन को ही डील करता है, इक्वेशन नाम में है ना लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन वाला ही चैप्टर हमने पढ़ा। इसके अंदर भी हम देख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन वर्ड आ रहा है, तो ये भी चैप्टर इक्वेशन से ही रिलेटेड है। ऐसे तो पूरी मैथ्स इक्वेशन से रिलेटेड है, लेकिन अब जो हम चैप्टर की सीरीज पढ़ रहे हैं इसमें हमारा लगातार इक्वेशन से रिलेटेड, पहला चैप्टर तो हमने पढ़ा लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, इक्वेशन से रिलेटेड था। अब जो दूसरा चैप्टर भी हम पढ़ने जा रहे हैं जो, वो भी इक्वेशन से ही रिलेटेड, जिसका नाम क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब बेटा जब 9th क्लास में, स्पेशली सीबीएसई के बच्चे, आप जब 9th क्लास में थे तो आपने इन सभी इक्वेशंस को अच्छे से जाना था कि लीनियर इक्वेशंस कब बोलते हैं हम लोग, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक कब बोलते हैं और क्यूबिक कब बोलते हैं। तो क्वाड्रेटिक कब बोलते हैं, कोई बता सकता है मेरे को? यस बेटा, हाथ ऊपर किया। बहुत करेक्ट, एकदम बढ़िया। जब वेरिएबल की पावर जो है वो क्या होती है, 2 होती है। ध्यान से याद कर लो वापस, जो पहला चैप्टर हमारा लीनियर इक्वेशंस का था वहां पे मैंने आपको क्या बताया था, लीनियर बोला ही क्यों था उसको, क्योंकि उसकी पावर क्या थी, 1। उसकी मतलब किसकी, इक्वेशन में वेरिएबल की। अब इक्वेशन में वेरिएबल की पावर क्या होगी, 2 होगी, और ऐसे इक्वेशन को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बस ये नहीं होगा यहाँ पे बेटा कि सभी वेरिएबल्स की पावर 2 2 2 है। इक्वेशन में हम एक तरीका देखते हैं, पावर्स की भी हम एक ऑर्डर देखते हैं। ऑर्डर यानी कि बेटा देखो इस तरीके से, जो पावर है हाईएस्ट पावर 2 होगी आपकी, हाईएस्ट पावर क्या होगी, और कम होते होते 0 भी जा सकती है, मतलब वो बेसिकली 2 1 0, ठीक है। तो आपकी पावर आपको जो है वो नीचे नीचे गिरती हुई, यानी कि आप उसको क्या बोलते हो, डिसेंडिंग आपको नजर आएगी, ठीक है, डिसेंडिंग नजर आएगी। तो जैसे लीनियर इक्वेशंस में हमने एक जनरल फॉर्म पढ़ा था और उसको अच्छे से रट लिया था, चिल्ला चिल्ला करके, जोर से किया था कि नहीं किया था। ये काम हम हर साल करते हैं ना आर्यन, मॉर्निंग लेक्चर में स्पेशली सबकी नींदें उड़ाई हमने यहाँ पे चिल्ला चिल्ला करके, याद है ना। तो इस बार ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी हमें एक जनरल फॉर्म पढ़ना है। जैसे लीनियर इक्वेशंस में हमने सॉल्विंग मेथड पढ़ी, ऐसे यहाँ पे भी हमें सॉल्विंग मेथड पढ़नी है। सॉल्विंग मेथड सर क्यों पढ़ाई जाती है, क्या है उसका मतलब, हम अच्छे से जानते हैं, लीनियर में हमने पढ़ रखा है कि ऐसी मेथड्स जिनको यूज़ करके हम उस इक्वेशन के वेरिएबल का सॉल्यूशन ऑब्टेन करते हैं, वो सॉल्विंग मेथड होती है। तो ऐसी सॉल्विंग मेथड हमने कुछ 4-5 लीनियर इक्वेशंस में पढ़ी, और यहाँ पे भी हम 2-3 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत मज़ेदार काम होता है ये। आपको इसका एक ऑलरेडी कुछ हिस्सा 9th क्लास में हो रखा है, पॉलिनोमियल्स के अंदर आपको फैक्टर्स निकालने के लिए बोला जाता था, याद है आपको। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देते थे और बोलते थे इसके फैक्टर्स निकालो, तो आप 2 ब्रैकेट निकाल करके आंसर लास्ट में स्टॉप कर देते। अब थोड़ा उसके आगे चले जाएंगे और कुछ नहीं, ठीक है। तो बहुत आसान काम है, बहुत प्यारा चैप्टर है, बहुत सुंदर चैप्टर है, ओके। आप सभी अच्छे से ध्यान देके, जैसे अपने लीनियर इक्वेशन में बहुत अच्छा ध्यान देके इस चैप्टर को सीखा, ऐसे ही मैं उम्मीद रखता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आपको पसंद आएगा और उसको आप अच्छे से ध्यान देकर के सीखोगे। चैप्टर का टाइटल लिख लेते हैं, सभी मेरे साथ लिख सकते हैं, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ओके सर। अब बेटा ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लिख लिया, ओके, हाँ। तो मैं बोल रहा था ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका जनरल फॉर्म पहले हम लोग देख लेते हैं। अब इक्वेशन क्या होता है क्या नहीं होता, इतना बेसिक मेरे को जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने लीनियर में बहुत कुछ आपको शुरू के लेक्चर में समझाया है, जो कि बहुत बेसिक से हमने बात की थी। उतना बेसिक अब जाने की जरूरत नहीं है, तो सीधा जनरल फॉर्म से स्टार्ट कर सकते हैं ना, ओके। तो पहले तो मैं आपको इसका जनरल फॉर्म बता दूं यहाँ पे,
जनरल फॉर्म कोई बच्चा ऑलरेडी जानता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। और एक खास बात, जैसे लीनियर इक्वेशंस हमने जब पढ़ा तो क्योंकि भाई उसके चैप्टर के नाम में हमने जान लिया था कि ये 2 वेरिएबल्स में, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, तो वहाँ पे 2 वेरिएबल देखने मिलते थे, एक्स भी था वाई भी था, या तो एम एन था या तो ए बी था, ठीक है, कोई और बहुत सारे। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हम बस एक ही वेरिएबल को देख पाते हैं ना, जो कि है एक्स। सी वेरिएबल है क्या? नहीं सर, सी क्या है बेटा? कांस्टेंट है, नंबर होगा। जो वेरिएबल है यहाँ पे, जो अननोन है, वो एक ही है एक्स, उसकी वैल्यू उतनी यहाँ पे भी उतनी यहाँ पे, बस एक जगह पे उसकी पावर अलग है, एक जगह पे उसकी पावर अलग है, एक जगह पे उसकी पावर 2 है और एक जगह पे उसकी पावर 1 है। आ रही है बात समझ? क्लियर है? तो यहाँ पे हम जैसे देख पा रहे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो बेटा इसमें से साफ है, आप अच्छे से जानते हो ए और बी को हम क्या बोलेंगे? कोएफिशिएंट। एक्स स्क्वायर या एक्स, ये दोनों ही क्या है? वेरिएबल से। हाँ, वेरिएबल सेम ही है एक्स एक्स, बस उसकी पावर एक बार 2 है और एक बार उसकी पावर 1 है। ऐसा कुछ दिखेगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसा कुछ दिखेगा। ओके सर। और जो सी है वो कोएफिशिएंट और कांस्टेंट दोनों कहते हैं, वैसे हम इसको कांस्टेंट बोलना ज़्यादा प्रेफर करेंगे, ठीक है? हो रही ये बात क्लियर? अब जो ये चैप्टर है, इसमें जैसे हमने लीनियर इक्वेशंस में सॉल्विंग मेथड पढ़ी थी, तो इसमें भी कुछ सॉल्विंग मेथड हम पढ़ेंगे। क्या क्या होगा इस चैप्टर में सर बता दो जरा एक बार में। तो एक बार मैं आपको जरा बता दूं क्या क्या कंटेंट है इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है। चलो जनरल फॉर्म समझ आ गया, ठीक है सर। क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे इस चैप्टर में? बेटा इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे जा सकता है। तो एक मेथड हमने पढ़नी है, कौन सी? फैक्टराइजेशन मेथड। फिर हम पढ़ेंगे और एक मेथड जिसको बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कौन सी मेथड पढ़ेंगे? कंप्लीटिंग स्क्वायर। उसके बाद हम पढ़ेंगे फॉर्मूला मेथड। कौन सी मेथड पढ़ेंगे बेटा? फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व करेंगे। बड़ा प्यारा फॉर्मूला, पीछे मैंने आपको लीनियर इक्वेशंस में एक बार बताया था, है ना, माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये गिटपिट क्या है, ये समझ में नहीं आती, तो इस चैप्टर में आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है? और एक बार बोले, आर्यन मेरे साथ बोलेगा, बोल, माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है? तो ये बड़ा ही प्यारा फॉर्मूला है जिसको यूज़ करके हम लोग जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे चुटकी में सॉल्व करेंगे। कैसे? ऐसे, ठीक है, ऐसे सॉल्व, ऐसे सॉल्व, ठीक है, ऐसे सॉल्व करेंगे। और इन तीनों मेथड्स को पढ़ने के बाद जो है चैप्टर में कुछ और चीज़ें हमें पढ़नी है, जैसे रिलेशनशिप पढ़नी है वेरिएबल्स की और कोएफिशिएंट्स की, जो आपके रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिकली, उसकी और कोएफिशिएंट की। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम कैसे किया जाता है, ठीक है, कुछ कंडीशन, तो उसका एक फॉर्मूला पढ़ेंगे हम लोग, वो भी इक्वेशन जैसा होगा। तो ऐसे अलग अलग चीज़ों को पढ़ते हुए हम अपने इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। एसएससी और सीबीएसई दोनों में चैप्टर एक जैसा ही है लगभग, ठीक है? तो शुरुआत करते हैं चैप्टर की, और हर बार की तरह अगर कुछ पढ़ना है तो कुछ एग्जाम्पल के साथ पढ़ना होगा। तो हम आज का जो चैप्टर क्वाड्रेशन है उसको भी हम बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर के पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन। पहले सर ये तो बता दो इसका रियल कोई एग्जाम्पल है क्या? हाँ है ना, देखो जैसे मान ले मैं एक लिख देता हूँ एग्जाम्पल अपने मन से, ठीक है, अपने मन से एक लिख देता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल जैसे 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। एक मैंने जैसी फॉर एन एग्जाम्पल मैंने ऐसा आपको एक लिख दिया, ठीक है? तो ये क्या है बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो जरा ध्यान से, इसमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 सारी चीज़ें आ रही है। और जैसे लीनियर में बेटा हर एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करने से पहले, उसको डील करने से पहले उसको उसके जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करते थे कि नहीं? ऐसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी हम लोग, अगर इक्वेशन हमको सीधा नजर नहीं आ रहा है तो पहले उसको कन्वर्ट कर लेंगे उसके जनरल फॉर्म के हिसाब से, उसको इस तरीके से पहले उसको लिख देंगे जो कि उसका जनरल फॉर्म का तरीका है। कैसे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्लियर बात? ओके, ये एकदम बेसिक और साधारण सी चीज़ है, ये सभी बच्चा कर पाएगा बेटा। इक्वेशन में खेलना आपको भी आता है ना? तो अगर मैं कुछ एग्जांपल दे दूं आपको
तो आई होप आप लोग इसको बड़े आराम से इसके जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर पाओगे। लेकिन चलो एक और काम कर लेते हैं बीच में, इसको शुरू करने से पहले चिल्ला चिल्ला करके जरा एक बार जनरल फॉर्म हम रट लेते हैं, ठीक है? दिमाग में बैठ भी जाएगा, मज़ा भी आएगा। करें शुरू? तो मैं 3 2 1 बोलूँगा और जो है आप क्या करोगे, जोर से चिल्ला करके क्या बोलोगे, मैं एक बार बोल के दिखाता हूँ। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ऐसे आप चिल्लाओगे, ठीक है? तो 3 2 1 गो। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। वन मोर टाइम। ओके, हो गया याद? रफ कर दूं? पूछ ले रैंडमली किसी को भी, पूछ लो रैंडमली किसी को भी। संचेती, स्टैंड अप, बताओ व्हाट इज जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? सिट डाउन। राहुल, स्टैंड अप, सिट डाउन। कबीर, सिट डाउन। ऋषभ, सिट डाउन। श्वेता, सिट डाउन। सिमरन, सिट डाउन। शिवो, अच्छा, सिट डाउन। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसका जनरल फॉर्म है भैया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। अब मैं आपको कुछ सवाल देता हूं जो कि थोड़े से घुमा फिरा करके रहेंगे, इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही रहूंगा ऑफ कोर्स, और आपको उसको वापस सीधा करके उसके जनरल फॉर्म में लिखना होगा। करें ये काम? ये हम हर इक्वेशन वाले चैप्टर में करते नहीं, हमने ये सबसे पहले हमने कहाँ पे किया था? लीनियर में हमने ये काम किया था और आपने उसको अच्छे से किया था। अभी देखते हैं आप लोग यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में कैसे इसको डील कर पाते हो। ठीक है, मैं आपको कुछ सवाल देता हूँ यहाँ पे, और आपका मोटो क्या है यहाँ पे, गोल क्या है, आपका क्वेश्चन क्या है, आपको क्या करने के लिए बोला जा रहा है? रीराइट द गिवन इक्वेशंस इन देयर जनरल, इन द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, या तो इन द जनरल फॉर्म। चलो ठीक है, पहला सवाल आपके लिए यहाँ पे बोर्ड पे। ठीक है बेटा, 3 क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखे हैं। तीनों इक्वेशन को आपको फिर एक बार लिखना है, रीअरेंज करके उनके टर्म्स को। किस तरीके से? उसके जनरल फॉर्म की तरीके से। जो जनरल फॉर्म है वो क्या है, लिख दो आपके लिए मदद के लिए यहाँ पे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इसका जो है बेटा क्या है, जनरल फॉर्म है। ये चीज़ें आई होप आपने लिख ली होगी। मैं इसको रफ कर देता हूँ, हटा देता हूँ। जल्दी से इसको कर लो बच्चों। चला, क्वाड्रेटिक नहीं है, करे क्वाड्रेटिक नहीं है। तो देखो पहले क्वेश्चन में क्या किया आपने, सीधा सीधा आसान साफ सुथरा दिख रहा है आपको। -2x² इस तरफ पढ़ाई ले जाएगा, उसके उस तरफ क्या हो जाएगा बेटा, 2x² हो जाएगा। जो +2x है उधर ही पढ़ा है, पढ़ा रहने दो।
जो प्लस 16 उधर चला जाएगा, इज इक्वल टू, आ गया जनरल फॉर्म में। सबने यही किया क्या समृद्धी? समृद्धी केलं का? चुकलं, काही हरकत नाही, सांभाळून घ्या, करेक्ट करून घ्या, पुढचं आलं पाहिजे बरोबर। श्वेता किया सेकंड वाला, क्या आया बताओ जरा। -12/9x² अच्छा, क्या यही आंसर होगा सबका? और मैं अगर बोलूं आपको कुछ और भी लिखा जा सकता है तो क्या आप इसको और अच्छे तरीके से लिख सकते हो? मैं लिख के दिखाऊं? चलो, आपने जो लिखा है वो भी लिखता हूँ, और जो हम लिख सकते हैं और रिड्यूस करके वो भी मैं दो सब लिख के बैठा है। चल आप बताओ, खाली घ्या तुम्ही काय पाहिजे ते घ्या, सगळे आपल्याकडे। काय रे प्रज्वल, असाच विषय ना? बोला फक्त काय पाहिजे सर, असं फेकून मारतो। चला, 4x/3, वेरी गुड बेटा। अच्छा, मैं इसको लाना भूल गया, रुको, इसको लेके आओ इधर, इसको लेके आते इधर। क्या हो जाएगा? -12/9x², फिर ये 4x/3 जो है प्लस में, या इसको अपन 4/3x भी बोल सकते हैं, या इसको अपन 4/3x भी बोल सकते हैं। एक ही चीज़ है ना बेटा, कोई अलग है क्या? x से उसको मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। और बोलो आगे क्या है? प्लस 2/3 इज इक्वल टू, क्या बोल दूँ? तो ये ax² प्लस bx प्लस c, हाँ वही वाली बात है। a b c कोई भी इंटीजर कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, है ना? कुछ भी रियल नंबर हो सकता है। रियल नंबर में सभी नंबर्स आते हैं, बराबर। इंटीजर, डेसिमल, फ्रैक्शन, रैशनल, इरैशनल, सभी नंबर आते हैं, उसके कोई लेन देन हमको नहीं। तो चाहे इधर फ्रैक्शन आ जाए, कुछ आ जाए, ये तब भी इसके जनरल फॉर्म में बैठ रहा है। देखो a, ये पूरी वैल्यू a हो गई, ax² प्लस bx प्लस c, या तो ऐसा लिखो, या तो मैं बोलता हूँ इसको और अपन रिड्यूस कर सकते हैं। संजय दी कर सकते हैं ना? क्या कर सकते हैं इसमें? श्रुति देख जरा, ध्यान दे, मैंने बोला ध्यान दे, इसमें इसको रिड्यूस कर सकते हैं। रिड्यूस मतलब क्या सर? इसको देखो, मैं ऐसे बोल सकता हूँ 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, और अब मैंने बोल दिया इक्वेशन के बोथ साइड क्या कर दो? 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये कुछ ऐसे दिखेगा, -4x² प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और भी कुछ कर सकते हैं क्या? हाँ सर, 2 से कर सकते हैं। सो 2 to 4 -2x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम? किसने लिखा? यहाँ तक लिख दिया आप लोगों ने, ठीक है, यहाँ तक भी लिख सकते हो आप लोग। बस इतना भी लिखोगे तो भी चलेगा, पूरे मार्क्स मिलेंगे। अल्टीमेटली हमको बस जनरल फॉर्म में लिखने के लिए बोला, ये थोड़ी ना बोला कि रिड्यूस करके लिखो। हाँ, रिड्यूस करके लिखो बोला है तो लिखना पड़ेगा, फिर आपको जो लास्ट में मैंने लिखा है वो लिखना पड़ेगा। क्लियर बात? तो अब इक्वेशन को, नहीं बेटा ऐसे किया तूने, ऐसे होना चाहिए ना। तो ऐसा है अभी कि ऐसा है? मैं क्या समझूं, ये वाला समझूं कि ये वाला? मेरे को नहीं समझ आया, तू मेरे को बता। ये वाला, फिर एक बार समझ में आया? हाँ, उसने ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, उसने ये किया। तो चाहे आप कुछ भी करो बताया करो, समझ में आता है तो नहीं आता है तो दोनों साइड, ठीक है। थर्ड वाले में देख बेटा, यही बोल रहा था क्या अभिनव? क्वाड्रेटिक की नहीं, ये आया क्या? अच्छा, ये 2x/1 है, फिर भी अपन उसको क्या लिखेंगे? 2x ही लिखेंगे भाई। कोई प्रॉब्लम क्या? इसको भी मिक्स फ्रैक्शन करते बैठ गए आप लोग, जरूरत ही? अरे अपन 1 खाली कंफ्यूजन के लिए दिया है। सो 2x प्लस क्या लिखूँ? सीधा 8 लिखता हूँ, इज इक्वल टू 14 है, इसको सीधा मल्टीप्लाई क्या करता हूँ? 3x² कर देता हूँ, चलेगा क्या? ये पूरा ये पूरा टर्म, ये 3x² इस पूरे टर्म को डिवाइड हो रहा है, तो इधर जाकर के ये इस 14 को मल्टीप्लाई हो गया। तो मैं यहाँ पे चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते बेटा, 2x प्लस 8 इज इक्वल टू क्या लिखूँ? 14 3 जा 42, ठीक है, 42x²। घुमा देते, इधर लेके आते खींच के, ये 42x के इधर प्लस है, इधर लेके आऊंगा खींच के, क्या हो जाएगा? ये इधर पे प्लस में पड़ा है, रहने दो, ये भी प्लस में पड़ा है, रहने दो, इज इक्वल टू का इधर इधर खींच के लाए, कुछ नहीं बचा, 0। चलो ये हो गया अपना रीअरेंज। इसके जनरल फॉर्म में आंसर आया -42x² प्लस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। क्लियर? आ गया सबको?
जिसको लिखना है जल्दी से लिख लो, ठीक है, क्योंकि इसके बाद हम सीधा अपना मेन चैप्टर पढ़ना सीखेंगे, जिसमें बेसिकली हमें सॉल्विंग मेथड को पढ़ना शुरू करना है। टॉपिक बोलेंगे फाइंडिंग रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स को फाइंड करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है। चलो बताते सब, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, अल्फा बीटा, सब कहानी डिस्कस करेंगे, पहले ये छाप लो। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में बेटा हम लोगों ने जनरल फॉर्म में इक्वेशंस को कैसे लिखते हैं अभी ये पढ़ लिया, और इसके कुछ सवालों की हमने प्रैक्टिस कर ली, ठीक है। अभी हम लोग जो है, मैंने बोला उस चीज़ को स्टार्ट करेंगे जिसका हम सभी वेट कर रहे हैं, यानी कि सॉल्विंग मेथड। अब यहाँ पे हम लोग शुरू में, ठीक है, पहले जान लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट यानी कि एग्जैक्टली होता क्या है, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या रहेगा, फाइंडिंग रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने बताया ना कुछ देर पहले, क्या बोला, फाइंडिंग रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक। अब सब रूट क्या होता है, क्या हमको यहाँ पे ऐसा रूट निकालना है? नहीं बेटा, रूट का मतलब ये वाला रूट नहीं है। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का मतलब होता है इनके वेरिएबल्स के वैल्यूज को फाइंड करना, ठीक है, इनके वेरिएबल को फाइंड करना। तो रूट का मतलब क्या होता है, उसके वेरिएबल का आंसर निकालना। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताओ, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें हमेशा 2 रूट मिलेंगे। कितने रूट मिलेंगे? मतलब 2 सॉल्यूशंस मिलेंगे, और यही 2 रूट्स हम अल्फा और बीटा की फॉर्म में समझते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, एक होता है अल्फा और दूसरा होता है बीटा। अल्फा और बीटा बोलना ये बस एक वेरिएबल का तरीका है, असल में इसको ऐसा ही बोला जाए ऐसे कोई ज़रूरी बात नहीं है। आप इसको x और x भी बोल सकते हो। जब हम आंसर लिखेंगे इसके एंड में तब मैं आपको समझाऊंगा, जब सॉल्व करने के बाद। तो ठीक है, चलते आगे और डिस्कस करते हैं पहली मेथड टू फाइंड रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालने के लिए जो पहली मेथड हम आज पढ़ने जा रहे हैं बेटा, उसका नाम है फैक्टराइजेशन मेथड। बोलो क्या नाम है उसका? फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम लोग एक एग्जाम्पल को लेकर के बढ़िया तरीके से फैक्टराइजेशन मेथड को पढ़ेंगे, ठीक है। सभी बच्चे अपने किताब में, अपने नोटबुक में जो है हेडिंग लगा लो, फैक्टराइजेशन मेथड, सॉल्विंग मेथड की। टू फाइंड रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये मेन टॉपिक है। उसकी जो पहली मेथड है वो है फैक्टराइजेशन मेथड। मैं भी लिख लेता हूँ, फैक्टराइजेशन मेथड, हैशटैग फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड। अब जो पहले से जानते हैं उनकी अलग बात है, लेकिन जो नहीं जानते बिल्कुल भी कुछ भी, तो मैं शुरू से आपको ये चीज़ समझा देता हूँ। अच्छे से ध्यान देना और अच्छे से समझना कैसे हम लोग सवाल को डील करते हैं, कैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को निकालते हैं, किसकी मदद से? फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से, ठीक है। तो ये एक पहला सवाल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ बोर्ड पे। सभी बच्चे ध्यान दे, मैंने बोला ध्यान दे। क्वेश्चन है m² माइनस 14m प्लस 13 इज इक्वल टू 0। सर आप ax² प्लस bx प्लस c की बात कर रहे थे, x किधर गया? अरे भाई x की जगह पे m आ गया, कोई प्रॉब्लम? मैंने बोला ABCD में से कुछ भी ले लो, कोई प्रॉब्लम? ABCD में कितने लेटर? 26 लेटर, 26 में से कुछ एक उठा लो, कोई प्रॉब्लम? अच्छा उठा लो इन द सेंस अभी मैं वेरिएबल की फॉर्म में बोल रहा हूँ कि कुछ भी आ सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल में कुछ दिया है m और आप अपने मन से लगा लिया x, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। m दिया तो m ही लिखना है। मैं ऐसा बोल रहा हूँ आपको कि यहाँ पे m की जगह पे x भी आ सकता है, a भी आ सकता है, b भी आ सकता है। सर a भी तो यहाँ पे है। अरे बेटा वेरिएबल की प्लेस पे बोल रहा हूँ, यहाँ पे तो a भी इटसेल्फ रहेंगे, ठीक है, नो प्रॉब्लम, जनरल फॉर्म में लिखते समय, लेकिन वो भी वेरिएबल की फॉर्म में आ सकते। जैसे कोई एग्जाम्पल ऐसे आ सकता है, मान ले, ठीक है, a² प्लस 2ab प्लस 10, सॉरी a² प्लस 2a प्लस 10। तो ऐसा हुआ क्या कि ये a इधर आ गया? ऐसा कुछ नहीं है, इट इज जस्ट अ
वेरिएबल, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। जनरल फॉर्म में तो हमने एक तरीका समझने के लिए उनको वहां पे ले रखा है ना, कि भैया ए की जगह, ए को ये मत समझना कि ए की जगह है, वो ए की जगह पे क्या होना चाहिए, कोई एक नंबर होना चाहिए। बी की जगह पे क्या होना चाहिए, कोई एक नंबर होना चाहिए एज अ कोएफिशिएंट। ओके, तो ऐसे ए भी हम यहाँ पे वेरिएबल की जगह पे भी ले सकते हैं। क्लियर बात? तो मेरे को समझ में आ रहा है सर, यहाँ पे m रहा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा इक्वेशन कुछ इस तरीके से है, m स्क्वायर माइनस 14m प्लस 13 इज इक्वल टू 0। बोले yes और नो? अरे बोले yes और नो? सब लोग जिंदा है? सबका ध्यान, अटेंशन 100% चाहिए। आवाज कम हुई तो बहुत मार पड़ेगी, ठीक है? ध्यान पूरा चाहिए बेटा। अब मैंने ये जनरल फॉर्म देखा और बोला क्या ये इसके जनरल फॉर्म में है? हाँ सर है, देखो जरा, ए एक्स स्क्वायर। सर ए, अरे बेटा ए दिख रहा नहीं है मतलब 1 है। अकेला m है ना, 2m तो नहीं है ना, अकेला m है मतलब 1m ही है ना, अकेला m खत्म, 1m। तो मेरे लिए a की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 1 हो जाएगी। a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, बराबर बात। सो 1m स्क्वायर बोल सकते हो, या फिर m स्क्वायर माइनस 14m, मतलब b कितना हुआ, -14। अरे यार भूल गए, आपको सेम चीजें मैंने लीनियर के टाइम पे भी बताई थी, है कि नहीं? दिन से एंड तक यही तरीका फॉलो करना है, चेंज करने का नहीं इसमें बिल्कुल भी, ठीक है? थोड़ा स्कूल में लोग इसको अलग अलग समझा सकते हैं, लेकिन आप यही फॉलो करना बेस्ट रहेगा आपके लिए। मैं आपको जो बेस्ट है दुनिया की वो मेथड ला के रखता हूँ, ठीक है? तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, हाँ ध्यान देने का। तो यहाँ पे जब भी बेटा a की वैल्यू 1 रहेगी, बोलो कितनी रहेगी, 1 रहेगी, तब तो काम आसान है। लेकिन मान ले a की जगह पे 1 के अलावा कुछ और आ जाता है, तो हमें सबसे पहला काम ये करना है, तो हर बार भी करो 1 हो तो भी चलेगा, लेकिन वही बात है 1 से इसको मल्टीप्लाई करो तो आंसर वही रहेगा, तो इसे बच्चे समझते। तो पहला काम यही करना है। वैसे तो आपको हमेशा a मल्टीप्लाई बाई सी, बोलो क्या करना है, a मल्टीप्लाई बाई सी, मतलब जो भी a है इस इक्वेशन में। अच्छा वैसे तो पहला काम सच बोलूं तो इसको जनरल फॉर्म में लिखना होना चाहिए, लेकिन अभी क्योंकि ये जनरल फॉर्म में ऑलरेडी है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, a को लेंगे और c से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? अब a 1 है तो 1 इंटू 13 बस 13 ही आएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको ये 13 जैसा ही दिखेगा तो आपको लगेगा क्या मल्टीप्लाई किया, लेकिन भाई यहाँ पे 1 के अलावा कुछ और भी आता है तो आपका आंसर बदल सकता है। सो यू हैव टू मेक श्योर टू परफॉर्म दिस स्टेप फर्स्ट ऑफ ऑल, विच इज मल्टीप्लाइंग दिस a विथ c। ओके, करेंगे ये काम। तो बोलो a कितना है, अभी तो 1 मल्टीप्लाई बाय c कितना है, आंसर क्या आएगा, एक ऐसा डायमंड बनाएंगे, बोलो क्या बनाएंगे, डायमंड है, क्या बनाएंगे बेटा, डायमंड। डायमंड इजी है बनाना, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसका यूज क्या है सर, बहुत आसान है, समझाता हूँ। डायमंड बना लिया, इस डायमंड के ऊपर वाले इस वर्टेक्स पे हमने 13 को लिख दिया जो कि a मल्टीप्लाई बाई सी है। इसके अपोजिट वर्टेक्स पे, इसके यहाँ पे नीचे हमें इस b को लिखना है। किसको लिखना है, b को। बोल बेटा, देखिए b है ना, a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ये b की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, -14, क्योंकि जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग प्लस है तो ये प्लस और ये ऐसा है, तो a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, बी एक्चुअल में क्या है, प्लस माइनस माइनस हो चुका है, मतलब माइनस, तो मेरे लिए -14 है, एक्चुअल में क्या है मेरे लिए, ठीक है? तो ये बात क्लियर है, सबको समझ आता है, ये लॉजिक इतना क्लियर है बेटा, इसमें कोई डाउट? अरे यस और नो? यस सर, डाउट है, नो सर, ठीक है? जहाँ पे एस सर है वहीं पे एस सर बोलना है, जहाँ पे नो सर होना चाहिए वहाँ पे नो सर ही बोलना है, ठीक है? हाँ, एनीवेज ये दो चीजें लिख ली डायमंड के दोनों वर्टाइसेस पे। अब सबसे इंपॉर्टेंट और जरूरी स्टेप जहाँ पे बच्चे गड़बड़ करते हैं, ध्यान से सुनना। अब मेरे पास यहाँ पे ऊपर में मेरे को जो नंबर दिख रहा है ना बेटा, ये वो नंबर होना चाहिए जो मल्टीप्लिकेशन आएगा। क्या आएगा बोलो, हाँ किसका आएगा, क्या आएगा बताता हूँ। नीचे वो नंबर होगा जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन आएगा, जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन। अब सर किसकी बात कर रहे हो आप, मैं बोल रहा हूँ बेटा इसके बाकी दो वर्टाइसेस की, इसकी और इसकी। अब आपको ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं, इमेजिन करने हैं, सोचने हैं, जिनको ऐसे दो नंबर्स, उन दोनों नंबर की बात कर रहा हूं मैं, ऐसे दो नंबर आप सोचोगे जिनकी मल्टीप्लिकेशन ये नंबर आ रहा होगा ऊपर वाला, और उन्हीं दो नंबर की जिनकी मल्टीप्लिकेशन ये आ रही है, उन्हीं दो नंबर की एडिशन या सब्ट्रैक्शन, दोनों में से कुछ एक ये नीचे वाला नंबर आनी चाहिए। ऐसे नंबर्स को आप सोचोगे, जैसे कि इस जगह पे ध्यान से देखना,
मैं बोल सकता हूँ 13 वंजा 13 मल्टीप्लाई बाय 1 बेटा क्या आएगा 13 ही आएगा। लेकिन मेरे को यहाँ पे एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या लानी है, मैं ऐसे तो मैं जानता हूँ 13 + 1 14 है, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन है। सर अब क्या करे, बहुत आसान है बेटा, दोनों को माइनस लगा दो। देखो जरा ध्यान से सोच के, -13 × -1 क्या आएगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन प्लस, तो -13 × -1 क्या आया +13, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो -13 और ये -1 ऐड होकर के 13 + 1 14 बने, और साइन बढ़ेगा क्या लगा माइनस। अरे बराबर बात। सो ऊपर वाला पार्ट मैंने आपको याद रखने के लिए क्या बोला था, ऊपर वाला पार्ट क्या होनी चाहिए मल्टीप्लिकेशन, और नीचे वाला क्या होना चाहिए एडिशन या सब्ट्रैक्शन, दोनों में से एक कुछ। और ये वो दो नंबर रहेंगे जो इनको बना रहे होंगे, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन बना रहे होंगे और यहाँ पे एडिशन या सब्ट्रैक्शन बना रहे होंगे। तो ऐसे दो नंबर मैंने ढूंढ लिए, बोले यस और नो। मैंने ढूंढा कि भाई 13 वंजा करूँ तो 13 भी आता है, और 13 + 1 14 भी हो जाता है। साइन की टेंशन नहीं है, साइन हम लगा के इसको बैलेंस कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ दोनों तरफ माइनस माइनस लगाया, मैं समझ गया कि माइनस माइनस आंसर प्लस आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, और वही एडिशन सब्ट्रैक्शन में माइनस माइनस प्लस होकर के साइन बढ़ेगा लग जाएगा। आ रही ये बात समझ दिमाग में, बात क्लियर है बेटा। अरे किस किस को नहीं समझा बोलो, आ रहा है सबके दिमाग में। अब सर ये मेरा डायमंड बन गया, डायमंड बनने के बाद क्या करे, अब बहुत आसान काम है। अब ये जो मेथड है जिसका नाम बेसिकली फैक्टराइजेशन मेथड है, इसी को मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड के नाम से भी जाना जाता है। 9th में आपने पढ़ा होगा, इसको क्या बोलते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ओके बेटा, क्या होता है देख इसमें संजय दी, यहाँ पे हम क्या करते हैं बेटा, इस मिडल टर्म को इन दोनों नंबर्स की फॉर्म में लिख देते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं पहले इस m² को ऐसे ही लिख देता हूँ, ये -14m की बदले में मैं क्या करूंगा देखना, अभी -13m और -1m लिख देता हूँ। -1 को ही मैं -m भी बोल सकता हूँ, बराबर बराबर। चलो आपकी समझ के लिए मैं फिलहाल लिख देता हूँ। ओके, तो ये इस दो टर्म में स्प्लिट हो गया। देखो जरा, -13 -1 -14m, -13m -1m क्या आएगा आंसर -14m। लेकिन सीधा ऐसे नहीं ढूंढना, इस तरीके से ढूंढना है। ओके, ऐसे तो फिर -14 बहुत अलग अलग तरीके से बन सकता है। 7 + 7 14 भी बनता है, तो -7 -7 भी -14, लेकिन वो लिखेंगे क्या, नहीं। आपको रिलेशन कैसे मिलेगी, a × c करने के बाद मिलेगी। क्लियर है बात, आ रही दिमाग में चीजें, या कंफ्यूजन बढ़ रहा है, बिल्कुल नहीं ना, यस और नो। अरे जोर से बोलो यस सर। हाँ, जिंदा, मरना क्या नहीं। अब मैंने इन दो टर्म्स में इसको स्प्लिट करके लिख दिया जो मेरे को यहां से मिली। फिर ये आगे इसका काम खत्म, मिडल टर्म का काम खत्म हो गया। फिर क्या है, +13 = क्या है बेटा 0, = 0 का साथ आखिर तक छोड़ने का, =0 का साथ आखिर तक छोड़ने का, नहीं आंसर निकलने तक। बताता हूं क्यों, ध्यान से सुनना। अब ये काम हो गया। अब यहाँ पे आप दो ग्रुप बना लो, चलेगा बेटा। क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग दो ग्रुप बना लेंगे। अब इन दोनों ग्रुप में से हमको एक एक कॉमन निकालना है। ओके सर, कॉमन कैसे निकालते हैं, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ बेटा। कॉमन क्या निकलता है, देखो ध्यान से सुनना, जिसको पता नहीं कॉमन क्या होता है, जो ऐसी टर्म बेटा जो दोनों ही टर्म्स में प्रेजेंट हो, ऐसी कोई एक चीज उस टर्म में से जो दोनों ही टर्म में प्रेजेंट हो। क्या प्रेजेंट है दोनों टर्म में, m सर दोनों में है, तो m को कॉमन निकाल लिया। m² नहीं निकाल सकता हूँ सर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, अकेला m है, तो m को ही कॉमन निकाला, यहाँ पे बच जाएगा m, क्योंकि m × m m का स्क्वायर, और m × क्या करूँ तो -13m बनेगा, -13। समझे कॉमन कैसे निकलेगा, मतलब इसको मैं अगर ब्रैकेट में डिस्ट्रीब्यूट करके देखूं तो आंसर मेरा ये निकलना चाहिए। ओके, झोपू को लक्ष्य दे सर, बस ये क्या होता है, m × m m का स्क्वायर, m × -13 बन गया। तो इस तरीके से कॉमन निकल आएगा। कोई बड़ी बात, कोई बड़ी बात नहीं है। यहां से क्या निकलेगा सर, यहां पे तो कुछ भी कॉमन, ध्यान रखो जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो 1 हमेशा सबका मालिक एक है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या कर लिया, -1 को, सर माइनस को निकाली प्लस को, फिगर आउट किया करो, क्रॉस चेक किया करो। जैसे -1 × m करूँ तो -1m बन जाएगा, और -1 × -13 करूँ तो +13 बन जाएगा। सर लेकिन ऐसा ही क्यों किया, +1 भी तो कॉमन निकाल सकते थे। बेटा ध्यान से सुन, हमेशा याद रखने का, ये दो ब्रैकेट सेम आने चाहिए।
ये दो ब्रैकेट हमेशा सेम आने चाहिए। अगर ये दो ब्रैकेट आपके सेम नहीं आ रहे ना, समझ लो वहीं पे आपकी गड़बड़ हो गई है। ठीक है, आगे जाओ मत, आगे सॉल्व करने के लिए जाओ ही मत। ठीक है, वहीं पे गड़बड़ हो गई, समझ लो। ये दो ब्रैकेट हमेशा आपके सेम आने चाहिए। बात क्लियर है? तरीका समझ आ रहा है पूरा? एक बार पूरा रिवाइज करूंगा, टेंशन मत लो, लेकिन ध्यान दो अच्छे से। अब ये जो दोनों ब्रैकेट सेम है इसको हम लिखेंगे एक बार, जो ब्रैकेट के बाहर है उसको हम दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे, और इज इक्वल टू 0 का साथ नहीं छोड़ना है। क्या बोला? इज इक्वल टू 0 का साथ एंड तक नहीं छोड़ना है। नहीं छोड़ेंगे सर। ओके, आपने बोल दिया, हमने किया। ओके, आपका हुक्म सर आंखों पर। क्या बात है, सच में देखना भाई, मेरा हुक्म देखना। मैं इसका इस्तेमाल अलग तरीके से कर सकता हूँ। मेरा हुक्म सर आंखों पर ना? ठीक है, हाँ चल। इस संडे को रक्षा सबको पार्टी दे रही है, मेरा हुक्म है। अब 0 को ज्यादा देर तक ऐसे नहीं रखते। अब थोड़ा एक मैं स्टेटमेंट बच्चों को हमेशा बोलता हूँ, बेटा बांटना अच्छी बात होती है, बांटना अच्छी बात होती है। तो अब 0 को बांट दो। क्या करो? अब 0 को बांट दो। अब 0 को सर कैसे बांटे? क्या करो बेटा, ये m-13 जो है इसको भी 0 बांट दो, और लिखना है, क्या लिखना है? और ये m-1 जो है इसको भी 0 बांट दो। नहीं, प्रतीक सर का है। हाँ, थैंक यू। और किसी को? सगळी आपली माणसे बाळा, सगळ्यांना दे। ओके, अब मैंने बोला 0 को मैंने बांट दिया। क्यों? क्योंकि बांटना, बोलो बांटना। अब क्योंकि बांटना अच्छी बात है तो 0 को मैंने क्या कर दिया? बांट दिया। अब 0 को जब मैंने बांट ही दिया है तो मेरे को देखो जहाँ यहाँ पे इक्वेशन नजर आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे मेरे को मिल रहा है m-13 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्या देखने मिल रहा है? m-1 इज इक्वल टू 0। क्या करेंगे फिर? सर m की तो वैल्यू चाहिए थी। किसकी वैल्यू चाहिए थी? m की चाहिए थी। अरे किसकी चाहिए थी? m की चाहिए थी। तो m की वैल्यू अब कैसे मिलेगी? -13 है सर, जानता हूँ क्या करना है। इस -13 को लेके जाओ इधर, क्या हो जाएगा? +13। तो m मेरे को कितना मिला? 13 मिला। और m यहाँ पे कितना मिलेगा? 1। m के 2 आंसर मिले। सर m के कितने आंसर मिले? देखो शुरू में बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा कितने रूट रहेंगे? 2 रहेंगे। एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रूट्स, अल्फा एंड बीटा। इसी को आप m इज इक्वल टू 13 और m इज इक्वल टू 1 ऐसे भी लिख सकते हो, या इसको आप अल्फा इज इक्वल टू 13 एंड बीटा इज इक्वल टू 1 ऐसे भी लिख सकते हो। आ रही है बात समझ? दोनों मत लिखना, या तो ऐसे लिख दो या तो ऐसे लिख दो, या तो लिखो, दोनों लिखो तो भी एंड में आप अल्फा बीटा के फॉर्म में लिख रहे हो चलेगा। लेकिन हम इतना ज़रूरत नहीं समझते कि अल्फा बीटा के फॉर्म में लिखाई जाए, यहाँ तक भी आप लिखते हो बस तो भी आपका आंसर सफिशिएंट है। आ रही है बात समझ? हमने क्या किया बेटा? फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से, देखो पहले तो हमने फैक्टर बनाए, यही फैक्टर होते हैं। ये 9th में हम लोग करते थे, एक हम दो ब्रैकेट्स निकालने, इस तरीके से मल्टीपल की फॉर्म में फैक्टर्स निकालते थे। तो फैक्टराइजेशन मेथड हमने परफॉर्म की और हमने इसके वेरिएबल का जो है सॉल्यूशन निकाल लिया। क्लियर है बात? अब ऐसे कितने बच्चे मेरे को हाथ ऊपर करके ईमानदारी से बताओ जिनको ये समझ में नहीं आया है? ठीक है, या इनमें से कुछ भी समझ में नहीं आया है कि कोई भी पार्ट हो सकता है कुछ, तो हम उसको रिपीट कर देंगे आपके लिए। यस, एनीवन? एक बार में मैंने पढ़ाया, पूरी क्लास को समझ आ गया, इतना अच्छा टीचर हो गया मैं। सबको समझ आया है? सही में? देखो अगला क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है, गड़बड़ नहीं करनी है। सबको समझ में आया? यस और नो? तो इसको छाप लो और अगला सवाल जो मैं दे रहा हूं वो आपको करना है। ठीक है? यस, बहुत आसान सा प्यारा सा सवाल बोर्ड पे। x² + x -20 इज इक्वल टू 0। बहुत प्यारा सवाल है। ठीक है, सॉल्व करना मस्त इसको। कोई आंसर लिख नहीं करेगा, ठीक है, अपना अपना करो, दिमाग में ही हो जाएगा आंसर। और अभी आपको मैं एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, आप आंसर ऐसे निकालोगे। देखो सवाल आपने ऐसा देखा, आज सवाल देखा, आंसर दे दिया, ऐसे सवाल आंसर कैसे निकालोगे? ऐसे आंसर निकालोगे। ठीक है, आपको एक ट्रिक बताता हूँ मैं। पहले ये लिखो, अब इतने जल्दी नहीं बताऊँगा क्योंकि फिर आप बहुत शैतान हो। पहले आप सॉल्व करो, फिर मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। लेकिन मैं बच्चों को हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप निकाला करो एज ए रफ वर्क, बाजू में आपको दिखाना चाहिए। आपको उसके मार्क्स, मतलब जो
टीचर है सीबीएसई में एटलीस्ट, क्योंकि आपकी हॉरिजॉन्टल शीट होती है ना, तो वहाँ पे बाजू में आप एक लाइन ला करके पूरा सॉल्विंग दिखाते हो, तो वहाँ पे तो आपको कंपल्सरी का। लेकिन एसएससी के बच्चे इसको ऐसे रफ में भी करेंगे तो भी चलेगा। मैं कभी भी ये प्रेफर नहीं करता हूँ, लेकिन मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ निकाला करो, अच्छी बात होती है। इसको एज अ आंसर का पार्ट समझ करके निकाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा एक चीज ऑब्जर्व किया आपने जो आपके कॉन्ट्रडिक्शन के आंसर होते हैं ना, जो आप ये फैक्टर लेते हो ना, इसी के अपोजिट साइन क्या आते हैं। देखो यहाँ पे -13, यहाँ पे आंसर क्या आया +13, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे आंसर क्या आया +1 आया। तो मेन आंसर आपका यहीं पे निकल जाता है। ये सब करने की जरूरत आपको होती ही, लेकिन ये कब करोगे आप एमसीक्यू के साथ। जब आपको एमसीक्यू सॉल्व करना, तब ये सब सॉल्व करते बैठो, क्या टाइम वेस्ट करोगे? नहीं, आपको तो एमसीक्यू में खाली आंसर देख के टिक करना है ना, आंसर बताना है ना। तो इतना करने के बाद, फैक्टर निकालने के बाद, यहीं पे आपको आंसर इसके अपोजिट साइन है, ठीक है। ये समझ आ जाना चाहिए, ओके। ये टेक्निक आप ध्यान रखोगे। और सर तब क्या, जब यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट आ जाए तो उसकी भी आइडिया है, टेंशन मत लो। उसकी क्या आइडिया है? जो भी आपका ये अपोजिट साइन के साथ आंसर आएगा, उसमें ये जो सामने कोएफिशिएंट होगा ना, उसको ले जाकर के डिवाइड कर दो, ठीक है। सिंपल, कोई बात नहीं। अभी थोड़ा हम टाइम के आगे चले गए, मैम का भी लेक्चर यहाँ पे और रिकॉर्ड होना है, तो मैं यहाँ पे अभी आपका लेक्चर यहीं पे आज स्टॉप करता हूँ। आप जो है ये आंसर निकाले हो तो मैं इसको कल चेक करूंगा, नहीं भी निकाला तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इसको कल डील करेंगे। और बाकी बचा हुआ जो चैप्टर है हम लोग कल के लेक्चर में, या मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उससे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे, आई विल सी यू इन द टुमारोज लेक्चर। गुड बाय।